हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास का टॉपिक है सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन और सीखने के रूप में आकलन। केबीएस पेडागोजी का बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके परीक्षा में बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज के पहले पेडागोजी के बहुत से टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं क्रम से। तो आज यह टॉपिक हम पढ़ेंगे और इसको बहुत आसान भाषा में समझेंगे। क्लास के अंत में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, उससे हम प्रैक्टिस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जो नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपनी भाषा में, आसान भाषा में तीनों को समझ लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से आएगा आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो सीखने का आकलन क्या होता है, सबसे पहले यह समझ लेते हैं। तो जब 3 महीना, 6 महीना या साल भर पढ़ाने के बाद बच्चों ने क्या सीखा, कितना सीखा, यह जानने के लिए आकलन किया जाता है। तो वह होता है सीखने का आकलन। ठीक है, अधिगम का आकलन भी इसको कहते हैं। यानी कि जो हमारा पारंपरिक तरीका था, जिस तरीके से हमने 10th में, 12th में, 8th क्लास, 5th क्लास एग्जाम दिया, तिमाही, छमाही, सालाना, तो वह जो प्रक्रिया था वह सीखने का आकलन था। लेकिन वर्तमान समय में जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, उसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, जो बच्चों की अधिगम संबंधी समस्याएं हैं उनको जानने के लिए जब आकलन किया जाता है तो उसको सीखने के लिए आकलन कहते हैं। ठीक है, यह कमियों को सुधार करने के लिए आकलन होता है कि बच्चों के अधिगम संबंधी जो भी कमियां हैं, वह जैसे मान लीजिए क्लास में कोई भी टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते समय ही कोई छोटे मोटे क्वेश्चन कर देते हैं, बच्चों से कोई प्रश्न पूछ लेते हैं, कोई वास्तविक अनुभव बताने के लिए कह देते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि बच्चे ने इस टॉपिक को कितने अच्छे से समझा या इसको और कितना समझाने की ज़रूरत है। तो जब ऐसा उद्देश्य होगा तो सीखने के लिए आकलन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि यह सुधारात्मक होता है, उपचारात्मक होता है। और सीखने के रूप में आकलन क्या होता है, जब बच्चा स्वयं अपने अधिगम संबंधी समस्याओं को जानने की कोशिश करता है और उसमें सुधार लाने की कोशिश करता है, तो सीखने के रूप में आकलन उसको कहते हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं पॉइंट से, इन्हीं कॉन्सेप्ट से प्रश्न बनेंगे। अब किताबी भाषा में इन चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, सीखने का आकलन, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह मूल रूप से कुछ पूर्व निर्धारित परिणामों और मानकों के विपरीत शिक्षार्थी की उपलब्धि पर केंद्रित है। ठीक है, यानी कि बच्चों को 6 महीना, साल भर पढ़ाया गया तो उन्होंने कितना सीखा, उनकी उपलब्धि क्या है। यानी कि 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा तो 100 में से वो कितना उन्होंने सीखा, 70% सीखा, 80% सीखा, 90%, 95%। ठीक है, उसके अनुसार उनको अंक दिया जाता है। तो यह हो गया सीखने का आकलन। इसे योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आकलन है, आकलन मूल्यांकन का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, इसको पहले भी मैंने बताया, एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ कि आकलन और मूल्यांकन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लॉट या ज़मीन हम देखने गए घर बनवाने के लिए। ठीक है, घर बनवाने के लिए हम गए कोई भी ज़मीन या प्लॉट देखने, और जाने के बाद हमने चेक किया कि रास्ता वहाँ सही से है या नहीं है, वहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसी है। जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर ने बता दिया कि यह 1000 स्क्वायर फीट या ज़मीन आपको मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर फीट या ज़मीन आपको मिल जाएगा। तो हम जाते हैं आकलन करने कि क्या सच में, किसी विशेषज्ञ को लेकर साथ में अपने अर्चित परिचित को, कि वह क्या ज़मीन सच में 1000 स्क्वायर फीट के लायक है या नहीं है। तो जाकर बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं, आकलन करते हैं। ठीक है, तो जो बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं, परखते हैं, उसी को आकलन करना कहते हैं। और इस आकलन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि नहीं, यह ज़मीन 1000 स्क्वायर फीट नहीं, यह 500 स्क्वायर फीट से महंगा लेना महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सुविधाओं की कमी है। तो यह जो हमने 500 रुपये रेट इसका तय किया स्क्वायर फीट, यह होता है मूल्यांकन। ठीक है, माफ करिएगा। तो आकलन के पश्चात, आकलन का उद्देश्य होता है मूल्यांकन करना। ठीक है, समझ गए होंगे, यानी कि मूल्यांकन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और आकलन उसका छोटा सा एक पार्ट है। चलिए, अब है सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन का अभ्यास शिक्षकों द्वारा उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों की सुविधा के अनुसार शिक्षण में सुधार, सीखने में वृद्धि करना होता है। यह कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ होता रहता है। ठीक है, यानी कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वर्तमान समय में, उसी से रिलेटेड है सीखने के लिए आकलन। अब सीखने के रूप में आकलन क्या है, जब अभ्यर्थियों को अपने स्वयं के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कहा जाता है तो वह स्वयं का आकलन करने के लिए विभिन्न मूल्यांकन तकनीकों और रणनीतियों का उपयोग करते हैं। यह अभ्यर्थियों को उनके ज्ञान की कमी पहचान करने, सीखने की सही रणनीति अपनाने,
कुछ नया सीखने के माध्यम के रूप में मूल्यांकन का उपयोग करने में सहायता करता है। सीखने के रूप में आकलन बच्चों में सीखने के लिए सीखने के कौशल के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तीनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब एक वास्तविक उदाहरण के साथ इस टॉपिक को मैं कंप्लीट करूँगा। देखिए, जैसे कि आप लोग पहले भी वीडियोस देखते हैं, जो ये MCQ क्वेश्चन आते हैं क्लास के अंत में, तो इसमें कुछ प्रश्न मैं आपको कराता हूँ, आंसर मैं बता देता हूँ, और कोई एक प्रश्न मैं आपको बोल देता हूँ कि होमवर्क है, ठीक है, या क्लास वर्क है, इसका आंसर आप लोग बताइए। और मैं यह इसलिए जानना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि यह टॉपिक आपने समझा या नहीं समझा। ठीक है, तो यह क्या है, यह हो गया सीखने के लिए आकलन, कि जब शिक्षक बच्चों की कमियां सिर्फ इसलिए जानना चाहता है ताकि उसमें और सुधार कर सके, तो वह हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। लेकिन जब आप KBS एग्जाम हॉल में बैठेंगे और ये रियल वाला एग्जाम देंगे, ठीक है, जो आपका KBS आपने फॉर्म भरा है, जब आप एग्जाम डेट आएगा, एग्जाम देने जाएंगे सेंटर पर, तो वह क्या हो जाएगा, सीखने का आकलन हो जाएगा। ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो सीखने का आकलन हो जाएगा। और जो मैं पढ़ाते समय बीच में कुछ आपसे पूछ लेता हूँ आपकी कमियों को जानने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए, तो वह सीखने के लिए आकलन हो जाता है। और जब मैं कोई प्रैक्टिस कराता हूँ, प्रैक्टिस सेट जिसमें 40-50 प्रश्न होते हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप पढ़िए 50 प्रश्न जो कि सभी टॉपिक के हैं, और जिस भी टॉपिक से आप प्रश्न आंसर ना कर पाएँ, आपको लगे कि इसका आंसर मुझे नहीं पता है, उस टॉपिक को आप नोट कर लीजिए ताकि आपको अपनी कमियों का पता चले, आप उसमें स्वयं सुधार कर सकें। ठीक है, तो वह हो जाएगा सीखने के रूप में आकलन। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो बस वही चीज़ें हैं, थोड़ा अलग अलग तरीके से, या एनायोस की किताब से, इसके पहले जो आपने पढ़ा वो BEd की किताबों से था, तो एनायोस की किताब में क्या दिया हुआ है सीखने का आकलन, मैं अलग अलग किताबों से इसलिए आपको बता रहा हूँ और यहाँ मैंने शामिल किया है, ताकि हो सकता है कोई ऐसा लैंग्वेज हो, कोई ऐसा वर्ड हो जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने और आप कन्फ्यूज हो जाएं, तो कन्फ्यूज ना हो इसके लिए अलग अलग जगह से मैंने नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए। जैसे देखिए, यहाँ आपको सीखने का आकलन में नया शब्द क्या मिला, व्यवहारवादी योगात्मक। ठीक है, यानी कि सीखने का जो आकलन होता है वह व्यवहारवादी और योगात्मक प्रकृति का होता है। योगात्मक प्रकृति का मतलब हुआ कि 100 में से 80 नंबर देना, 70 नंबर देना, जितना बच्चे ने प्रश्न किया है, तो यह योगात्मक मूल्यांकन हो गया। ठीक है, की ओर संकेत करता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी के अधिगम उपलब्धि का आकलन किया जाता है, यानी विद्यार्थी क्या सीखा है तथा कितना सीखता है, विद्यार्थी द्वारा पूर्व निर्धारित अधिगम उद्देश्यों तथा अपेक्षित अधिगम परिणामों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, ये सब जानने के लिए जब आकलन किया जाता है तो सीखने का आकलन होता है। इसका विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी कि यह कह सकते हैं छात्र केंद्रित भी नहीं होता पूरी तरह से। यह आकलन बताने में असमर्थ होता है कि विद्यार्थी कैसे सीखता है, उसके सीखने की शैली क्या है, वह अपने किस विशिष्ट क्षमता का उपयोग सीखने के लिए करता है, यह सीखने के आकलन में नहीं पता चलता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके। सीखने का आकलन संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात, यानी कि जो सीखने का आकलन होता है वह संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया के बाद होता है, यानी कि आपने 3 माह तक बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, 2-3 यूनिट या 4 यूनिट, और उन्हीं 4 यूनिट से जो आपने पढ़ाया उसका परीक्षा लेना, तो वह हो जाएगा सीखने का आकलन। अधिगम परिणामों को ध्यान में रखकर विद्यार्थी के अधिगम निष्पत्ति का परीक्षण करता है, यानी कि उसके परफॉर्मेंस का परीक्षण करता है सीखने का आकलन। आकलन मुख्यतः लिखित या मौखिक परीक्षा द्वारा संचालित किया जाता है। परीक्षा में प्राप्त मात्रा या अंक विद्यार्थी के सीखने का द्योतक होता है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यह जो सीखने का आकलन है यह विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को ध्यान में नहीं रखता, सिर्फ उसके संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखता है। ठीक है, ध्यान ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि सीखने के आकलन में सिर्फ संज्ञानात्मक पक्ष का ही पता चलता है हमें, क्योंकि अगर आपका एग्जाम लिया जाएगा, ऐसे आपको प्रश्न दे दिया जाएगा, आपको आंसर करना होगा, तो सिर्फ आपके संज्ञानात्मक विकास का पता चलेगा, बाकी आपके कह सकते हैं इमोशनल या बहुत सारी चीज़ों का, जो और भी बहुत सारे विकास होते हैं, नैतिक बहुत सारी चीज़ें, उसका पता नहीं लगाया जा सकता सीखने के आकलन में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यही पॉइंट मैं आपसे बता रहा था कि सीखने का आकलन मुख्यतः विद्यार्थी के अधिगम के संज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का आकलन करता है, किंतु इसमें अधिगम के भावनात्मक आयाम के
आकलन की समुचित व्यवस्था नहीं होती है। साथ ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आकलन की भी उपेक्षा की जाती है। जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बच्चे के सर्वांगीण विकास में, उसका भी इसमें उपेक्षा हो जाता है, ठीक है, सीखने के आकलन में। और इसमें रटने की प्रवृत्ति भी विकसित हो जाती है, क्योंकि जब हमें 100 में से 80 नंबर लाने हैं, 90 नंबर लाने हैं, तो हम समझने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा रटेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो इसमें रटंत प्रणाली को भी बढ़ावा मिलता है सीखने के आकलन में। अब सीखने के लिए आकलन को देखते हैं किताबी भाषा में। आकलन व मूल्यांकन के निर्माणवादी तथा रचनात्मक एवं निदानात्मक प्रकृति की ओर संकेत करता है। यानी कि जो सीखने के लिए आकलन होता है, इसमें यह रचनात्मक होता है, निदानात्मक होता है। रचनात्मक का मतलब बच्चे क्रिएटिव ढंग से चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है, क्रिएटिव तरीके से उनका आकलन किया जाता है। और इसमें निदानात्मक का अर्थ हुआ कि कमियों का पता लगाकर उसको दूर भी किया जाता है सीखने के लिए आकलन में, ठीक है। और जो आपका सीखने का आकलन था, इसके पहले हमने पढ़ा, उसमें मान लीजिए वार्षिक परीक्षा हुआ और वार्षिक परीक्षा में बच्चा 100 में से 60 अंक पा गया, यानी कि 40% चीज़ें उसको नहीं पता थी। तो उन 40% चीज़ों को हम सिखाने का प्रयास नहीं करते हैं। बच्चा 10th में था तो बस वह 60 नंबर पा गया, पास हो गया, उसको हम 11th क्लास में एडमिशन दे देंगे। तो यह निदानात्मक नहीं था इसके पहले वाला जो सीखने का आकलन था। लेकिन सीखने के लिए आकलन में आपका निदानात्मक भी प्रकृति इसमें होता है, ठीक है, उपचार भी होता है इसमें। उसके सीखने का तरीका या शैली क्या है, सीखने की प्रकृति में वह किन विशिष्ट क्षमताओं तथा ज्ञान के स्रोतों का उपयोग करता है या उपयोग में लाता है, उसके विचार तथा स्पष्टीकरण में कितनी नवीनता तथा मौलिकता है, इन चीज़ों का भी पता सीखने के लिए आकलन में चलता है। यह भी पता चलता है कि विद्यार्थी यदि सीख नहीं पाता तो क्यों सीख नहीं पाता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या सुधार लाया जाए जिससे कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी सीख सके। इन चीज़ों का पता चलता है सीखने के लिए आकलन में, ठीक है। और चलिए इसके बाद जो अगला पॉइंट है, सीखने के लिए आकलन ऐसी आकलन व्यवस्था की ओर इंगित करता है जो वस्तुतः सीखने के लिए आयोजित की जाती है। यहाँ सीखने तथा आकलन की गतिविधियों के बीच सह संबंध होता है। आकलन सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। जो सीखने के लिए आकलन होता है यह सतत व्यापक रूप से निरंतर चलता रहता है कक्षा के दौरान, शिक्षण के दौरान, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्योंकि आकलन द्वारा प्राप्त तथा तथ्य विद्यार्थियों के सीखने की युक्तियों तथा शैक्षणिक गतिविधियों में आवश्यक सुधार लाते हैं ताकि प्रत्येक विद्यार्थी प्रभावशाली ढंग से सीख सके। यानी कि बच्चों के सीखने में सुधार करना, उनको बेहतर ढंग से उनको सिखाना, यही उद्देश्य होता है सीखने के लिए आकलन का। सिर्फ यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा यह जरूरी नहीं है, वह जानकर कि उन्होंने क्या नहीं सीखा उसका सुधार करना भी जरूरी होता है। सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों के परीक्षा के प्रति भय के भाव को कम कर देता है, क्योंकि उनके लिए उनके रुचि तथा अभिक्षमता के अनुरूप वैकल्पिक आकलन की व्यवस्था होती है तथा उनके विषय संबंधी अधिगम का आकलन पाठ्यक्रम के छोटे छोटे अंशों में किया जाता है। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखा जाता है कि जैसे मान लीजिए बच्चा मैथ्स में वीक है तो उसको कमज़ोर विद्यार्थी नहीं माना जाएगा कि वह कमज़ोर है, ठीक है, या वीक है बहुत, वह मूर्ख है, ऐसा नहीं माना जाता सीखने के लिए आकलन में। इस प्रक्रिया में मान लीजिए बच्चे को मैथ नहीं आता और उसका जो है साइंस बहुत अच्छा है, या कह सकते हैं कि उसकी इंग्लिश लिटरेचर या भाषा पे पकड़ बहुत अच्छी है, सोशल स्टडीज़ बहुत अच्छे से वो पढ़ता है, या पेंटिंग में बहुत अच्छा है, या क्रिकेट में बहुत अच्छा है, ठीक है, पढ़ाई के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा है, तो भी उसको योग्य माना जाता है। आज के पहले ये प्रणाली नहीं थी। ये कह सकते हैं कि एनसीएफ, आरटी एक्ट और एनईपी 2020 के बाद यह पूरी तरह से धीरे धीरे लागू किया जा रहा है, अभी 100% लागू नहीं हो पाया है। एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन एग्जाम में आ चुका था DSSB में, इसलिए मैंने इसको यहाँ शामिल किया है, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे कि आता है ना कि यह परिभाषा या यह कथन किसने कहा है, तो एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावोत्पादक रहे और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए। यह एनसीईआरटी के अनुसार परिभाषा है मूल्यांकन का, इसको नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे और सीखने के रूप में जो आकलन है उसको देख लेते हैं। सीखने के रूप में आकलन, देखिए एक ही चीज़ को आप देख रहे होंगे कि कई तरीके से कई पेज पे सीखने के लिए आकलन यहाँ भी है, सीखने अधिगम का आकलन यहाँ भी है, ऊपर भी हमने पढ़ा।
तो ये अलग अलग किताबों में उसके बारे में जो चीज़ें दी हुई थी वो मैंने यहाँ शामिल किया है कि कहीं से भी आए, चाहे एनआईओएस की किताब से आए, बीएड की किताब से आए, यूपी डीएलएड से आए, या कहीं से भी आए, आप आंसर कर पाएँ। क्योंकि एक किताब में सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं कि कंप्लीट एक ही किताब में मिल जाए। और हाँ, जिनको भी कंप्लीट पीडीएफ नोट्स चाहिए, जैसे कि यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया है, तो जो हमारे नोट्स हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट हैं कम समय में तैयारी के लिए। आप 7905352723 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ हर एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, पैडागोजी हो या फिर आपका एनसीईआरटी का वो हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर, जीके, करंट अफेयर्स कंप्लीट मिल जाएगा। सिर्फ 290 फीस आपको पे करना है, ओनली 290 फीस। इसमें कंप्लीट आपको मिल जाएगा और कम समय में, एक महीने में सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि फालतू की चीज़ें नहीं है, सिर्फ वही है जो आपके सिलेबस में है और जो परीक्षा में आ सकता है। चलिए अब सीखने के रूप में आकलन को देख लेते हैं। अधिगम के रूप में आकलन, सीखना, अधिगम, लर्निंग, ये सब चीज़ें सेम है, तो आपको बहुत पहले से पता होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं अधिगम लिखा हुआ है, कहीं सीखना लिखा हुआ है। अधिगम के रूप में आकलन छात्रों के द्वारा सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। अधिगम के रूप में आकलन का आशय है छात्र स्वामित्व तथा छात्र छात्राओं की सोच को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी का निर्वहन करना आदि सम्मिलित है। अधिगम के रूप में आकलन छात्र अधिगम प्रक्रिया के लिए लक्ष्य निर्धारण, प्रगति का मॉनिटरिंग तथा परिणामों पर प्रतिबिंबित करना शामिल है। अधिगम प्रक्रिया में छात्रों के लिए शिक्षा के लक्ष्यों एवं प्रदर्शन के लिए मानदंडों के बारे में पता आकलन के माध्यम से लगाया जा सकता है। यानी कि जो अधिगम के रूप में आकलन होता है, या विद्यार्थी द्वारा अपनी अधिगम की कमियों को पहचानने और उसमें सुधार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं खुद को जानने के लिए। अधिगम के रूप में आकलन का मतलब है खुद को जानना। सीखने के रूप में आकलन, जब विद्यार्थी स्वयं अपने आकलनकर्ता बन जाते हैं तो इसे सीखने के रूप में आकलन कहा जाता है। ठीक है, जब बच्चे स्वयं अपने आकलनकर्ता बन जाएं तो वह सीखने के रूप में आकलन कहलाता है। सीखने के रूप में आकलन एक रचनात्मक आकलन है जो विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम का आकलन करने और समायोजन करने के लिए अधिसंज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के शिक्षण पर केंद्रित करता है। और परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि अगर दो बच्चे हैं, ठीक है, क्लास में दो बच्चे हैं, दोनों आप बहुत मतलब कह सकते हैं अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो दो बच्चे हैं और एक दूसरे की अधिगम कमियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि यह इससे कुछ प्रश्न पूछ रहा है और यह इससे कुछ प्रश्न पूछ रहा है, तो यह क्या होगा? सीखने का आकलन होगा, सीखने के रूप में आकलन होगा, या सीखने के लिए आकलन होगा? तो सही आंसर हो जाएगा सीखने के रूप में आकलन। जब बच्चे अपनी कमियों को, अपनी का मतलब अपनी अपने साथ वाले बच्चे का भी इसमें कॉन्सेप्ट शामिल है, तो जब एक दो फ्रेंड रहेंगे आपस में एक दूसरे की कमियों को जानने की कोशिश करेंगे, तो यह भी सीखने के रूप में आकलन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, चलिए, सीखने के रूप में आकलन विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में मैं पर एक निबंध लिखा, प्रत्येक शिक्षार्थी से कहना कि वे सोचे कि उन्होंने यह कैसे निर्धारित किया कि उन्हें कुछ शामिल करना है। ठीक है, यानी कि मैं टॉपिक पर निबंध लिखने के लिए दे देना, तो मैं टॉपिक के बारे में निबंध लिखने के लिए दिया जाएगा तो बच्चे अपने बारे में बेहतर ढंग से चीज़ों को सोच पाएंगे, सोच कर लिखेंगे। ठीक है, तो यह सीखने के रूप में आकलन होगा। अब आ जाते हैं कुछ प्रश्न जिनका आंसर आपको करना है। चलिए, अधिगम, अधिगम क्या है? संवेगों में क्षीण संबंध रखता है, अधिगमकर्ता के संवेगों से स्वतंत्र है, अधिगमकर्ता के संवेगों से प्रभावित होता है, अधिगमकर्ता के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो पहले का सही आंसर हो जाएगा तीसरा। अधिगम जो होता है, लर्निंग जो होती है, वह अधिगमकर्ता यानी कि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होती है, उसके इमोशन से प्रभावित होती है। अगला है, सीखने के लिए अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव सबसे उपयुक्त होगा? सीखने के लिए अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा प्रभाव सबसे उपयुक्त होगा? शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपकरणों का प्रयोग, अधिगम के स्थानांतरण के अवसर बढ़ाने के लिए शिक्षण का आयोजन, छात्रों द्वारा कुशलता हासिल करने के लिए कार्य सौंपना, बार बार परीक्षा का आयोजन किया जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, अधिगम के स्थानांतरण के अवसर बढ़ाने के लिए शिक्षण का आयोजन करना। अगला प्रश्न है, अधिगम के आकलन के बजाय
अधिगम के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी कि सिर्फ बच्चे ने क्या सीखा यह जानने के बजाय बच्चे ने क्या सीखा और उसको क्या सिखाने की ज़रूरत है, क्या कमियां हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षार्थियों के केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करना चाहिए, बिल्कुल ये ठीक हो सकता है, इसको होल्ड करते हैं। केवल प्रत्यक्ष निर्देश के माध्यम से शिक्षण को महत्व दें, बिल्कुल नहीं। सिर्फ प्रत्यक्ष निर्देश देना यह काफ़ी नहीं है। प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर देना। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, दो बच्चों की तुलना करना यह सदैव या हमेशा क्या है, निगेटिव है, और यह कभी सही नहीं हो सकता कि दो बच्चों में आपस में तुलना की जाए। तो चौथा कट गया, तीसरा कट गया, पहला भी कट गया, दूसरा सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करना, यानी कि जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं पढ़ाने के दौरान ही उनका आकलन भी होता रहे, यह होगा अधिगम के लिए आकलन। नोट्स का डिटेल यहाँ भी है, आप नोट कर सकते हैं। नंबर ए है सेम, ठीक है, सिर्फ 290 ही पे करना है आपको अभी। चौथा है आकलन। आकलन क्या होता है? तो आकलन बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है, बिल्कुल गलत। अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है, बिल्कुल नहीं। अधिगम में सुधार का एक तरीका है, होल्ड करते हैं। बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी कार्यनीति है, यानी कि तुम गधा हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसा नाम देने के लिए आकलन किया जाता है, बिल्कुल नहीं। तो पहला प्रतिस्पर्धा का भावना भी नहीं बढ़ाता है। अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है, तनाव और दबाव भी उत्पन्न नहीं करता। अधिगम में सुधार का एक तरीका है, ठीक है। चौथे का तीसरा सही हो जाएगा। लेकिन यही होता कि सीखने का आकलन क्या है, तो सीखने का आकलन क्या है, तो उसमें बाकी के तीनों सही हो जाते या तीसरा गलत हो जाता, ठीक है। क्योंकि सीखने का आकलन जब होता है तो प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है, क्योंकि जब परीक्षा लेकर हमको नंबर दिए जाएंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ती है कि हमको उससे ज़्यादा नंबर लाना है। तनाव भी होता है, बच्चों को इससे कोई 100 में 33 नंबर ही पाया, 30 ही पाया, तो उसको मूर्ख भी लोग कहते हैं, ठीक है। तो उनमें लेवल भी लग जाता है एक तरीके से। तो अगर सीखने का आकलन होता तो बाकी तीनों सही होते, यह गलत हो जाता। लेकिन है आकलन, सिर्फ यहाँ आकलन है, तो आकलन पॉजिटिव शब्द है, इसका तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के रूप में आकलन का कार्य है? और यह जो प्रश्न है आपके लिए क्या है, क्लास वर्क या होमवर्क है। पांचवें को कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के रूप में आकलन का कार्य है? सीखने के रूप में आकलन: परियोजना कार्य तथा प्रदत्त कार्य, साप्ताहिक तथा मासिक परीक्षण, रचनात्मक सत्रांत परीक्षण, या वर्ष के अंत में योगात्मक परीक्षण। तो प्रश्न क्या था, सीखने के रूप में आकलन का कार्य क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही है? कमेंट बॉक्स में बताइए पांचवें का। मैं भी आंसर पिन कर दूंगा, जिसका भी आंसर सही होगा